शुरू हो चुकी है, लेकिन इंडिया गठबंधन में अभी भी सीटों को लेकर हाय तौबा मची है। गठबंधन के भीतर सब अपनी ढपली, अपना राग अलाप रहे हैं। विकासशील इंसान पार्टी 60 सीटों की मांग कर रही है, कांग्रेस 70 से ज्यादा सीटों पर दावा ठोक रही है, लेफ्ट पार्टियां 45 सीटों की जिद पर अड़ी हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा भी 12 सीटों की डिमांड कर रही है। दूसरी तरफ आरजेडी, जो गठबंधन का सबसे बड़ा दल है, चुप्पी साधे बैठा है। सवाल यह है कि क्या यह गठबंधन एकजुट होकर एनडीए का मुकाबला कर पाएगा या सीटों की इस खींचतान में खुद ही बिखर जाएगा। बिहार की 243 सीटों के लिए गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की 4 बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन नतीजा सिफर यानी शून्य। कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष तेजस्वी यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती है सभी दलों को एक मंच पर लाना। वीआईपी के मुकेश सैनी ने तो मार्च में ही ऐलान कर दिया था कि उनकी पार्टी 60 सीटों पर लड़ेगी। आज उस बयान को उनके प्रवक्ता देवज्योति ने दोहराया है। दूसरी ओर कांग्रेस, जो 2020 में 70 सीटों पर लड़ी थी, इस बार और ज्यादा सीटें चाहती है। सीपीआई माले के दीपांकर भट्टाचार्य ने 45 सीटों की मांग रखी है और बदलो सरकार बदलो बिहार अभियान के साथ अपनी ताकत दिखाने की तैयारी कर रहे हैं। जेएमएम, जो बिहार में छोटा खिलाड़ी है, 12 सीटों की बात कर रहा है, लेकिन सवाल है कि जब सीटें सिर्फ 243 हैं तो यह हिस्सेदारी कैसे बनेगी? क्या आरजेडी अपनी सीटें कम करेगी या फिर छोटे दल अपनी मांगों से पीछे हटेंगे? 2020 के चुनाव में महागठबंधन को मिली हार सबके सामने है। तब आरजेडी ने 144, कांग्रेस ने 70 और लेफ्ट ने 29 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन 110 सीटें जीत पाए। इस बार हालात और पेचीदा हैं। अगर गठबंधन में एकता नहीं बनी तो एनडीए को फायदा मिलना तय है। चिराग पासवान ने तो पहले ही ऐलान कर दिया है कि एनडीए 243 सीटों पर लड़ेगा। ऐसे में क्या इंडिया गठबंधन की ये अंदरूनी कलह उनकी हार की स्क्रिप्ट लिख रही है? इंडिया गठबंधन में सबका अपनी ढपली, अपना राग क्यों अलाप रहे? क्या ये सीटों की जंग गठबंधन की एकता को तोड़ेगी? तेजस्वी यादव इस सियासी पहेली को कैसे सुलझाएंगे और क्या बिहार की जनता इस गठबंधन पर भरोसा करेगी? डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। 12 जून को पटना में तेजस्वी यादव के आवास पर 3 घंटे तक लंबी चर्चा हुई। महागठबंधन की चुनावी रणनीति पर मंथन हुआ, कई फैसले लिए गए। तय किया गया कि सिर्फ नंबर बताने से सीटें नहीं मिलेंगी, बल्कि सभी दलों को सीटों की लिखित जानकारी तेजस्वी यादव को देनी होगी। किसे कितनी सीट मिलेगी, इस पर अंतिम फैसला कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष यानी तेजस्वी यादव से चर्चा के बाद ही होगा। गुरुवार शाम को हुई बैठक के बाद आरजेडी ने राहत की सांस तो ली, पर अगले दिन सूरज निकलने के साथ ही वही पुरानी कहानी शुरू हो गई। वीआईपी फिर से 60 सीट का राग अलापने लगी। और वीआईपी पार्टी को कम से कम हम लोग को 60 सीट में चुनाव लड़ना चाहिए। ये हमारा कार्यकारिणी के जो सदस्य है, उन्होंने सुझाव दिया, आदरणीय नेता सन ऑफ मला मुकेश सैनी। तो हम लोग तो अपनी मांग रखेंगे, और कौन नहीं चाहता है? भाई, हम नहीं चाहेंगे कि हमारा ज्यादा से ज्यादा विधायक हो। तो कांग्रेस भी अपनी तैयारी 70+ सीटों पर करने की बात कह रही है। देखिए, पब्लिक डोमेन में कौन क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा, वो मायने नहीं रखते हैं। कांग्रेस पार्टी बहुत गंभीरता से अपनी सारी सीटों पे, 70 सीटों पे तैयारी कर रही है, कर चुकी भी है। कुछ सीटें ऐसे भी हैं जो नए सीटें हैं जिस पे चर्चा हो रही है। इधर जेएमएम की नाराजगी इस बात को लेकर है कि उन्हें बैठक में नहीं बुलाया गया। साथ ही 12 सीटों पर दावा भी बरकरार है। देश का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हमारा है। हेमंत सोरेन जी की लोकप्रियता किसी से छुपी नहीं है, और निश्चित रूप से हम इंडिया गठबंधन के महत्वपूर्ण घटक दल हैं, और हमारी लोकप्रियता, हमारे जनाधार का फायदा कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन को भी मिलेगा। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर जारी इस सिरफुटौल पर विरोधी खूब चुटकी ले रहे हैं। ये सभी महत्वाकांक्षी और सत्ता लोलुप दलों का गठबंधन है महागठबंधन। सीट शेयरिंग के नाम पर आप देखेंगे कि चुनाव के पहले ही ये दल गठबंधन समाप्त हो जाने वाला है। दरअसल इन्हें बिहार के विकास से कोई लेना देना नहीं। देखिए, ये 4 नहीं 40 बैठक कर लें, कोई परिणाम नहीं निकलने वाला है। आश्चर्य की बात कि चौथी बैठक और अभी तक सीएम का फेस ही तय नहीं हो पाया है। सारी पार्टियां अपने सीटों की मांग पर उसी तरह से अड़ी हैं। वीआईपी को 60 चाहिए, कांग्रेस को 70 चाहिए और माले को 45 सीट चाहिए।
तो जो दिखावे की एकता है वह क्षणिक एकता है। तो आरजेडी का दावा है कि कोई कुछ भी बोले, गठबंधन में वही होगा जो तेजस्वी यादव तय करेंगे। इसलिए श्री तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, ये तय है। ये महागठबंधन में, इंडिया गठबंधन में शामिल सभी दलों को भी ये पता है। चुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ साथ महागठबंधन में कंफ्यूजन बढ़ता जा रहा है। जिस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में सीट शेयरिंग का हल निकलना था, उस बैठक के बाद स्थिति और बिगड़ती नजर आ रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता संजय कुमार और अमित कुमार के साथ रांची से संजय सिन्हा की रिपोर्ट। तो डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले आज के सवालों पर आते हैं। आज बहस बिहार की में हम पूछेंगे, इंडिया गठबंधन में अपनी ढपली अपना राग क्यों अलापा जा रहा है? क्या सीटों की जंग गठबंधन की एकता को तोड़ेगी? तेजस्वी इस सियासी पहेली को कैसे सुलझाएंगे? क्या जनता इस इंडिया गठबंधन पर भरोसा करेगी? क्या छोटे दल अपनी मांगों से पीछे हटेंगे? सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। सत्ता पक्ष से हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा और बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्ण जी जुड़ रहे हैं, तो वहीं विपक्ष से आरजेडी प्रवक्ता अरुण यादव, कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर स्नेहाशीष प्रधान और वीआईपी प्रवक्ता डॉक्टर सुनील कुमार जी जुड़ रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल वीआईपी प्रवक्ता डॉक्टर सुनील कुमार जी आपसे है। ये इंडिया अलायंस में चल क्या रहा है? टीवी पर बैठकर आप कहते हैं कि हम सब एक हैं, सीट शेयरिंग को लेकर कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तेजस्वी भैया जो फैसला कर देंगे, जो बात कह देंगे वो स्वीकार होगी। फिर अचानक से अपनी पुरानी डिमांड दोहराने लगते हैं, कम से कम 60 सीटें तो चाहिए। संतोष जी, पहले तो जो आपने डिबेट का शीर्षक दिया उसी को मैं सिरे से खारिज कर सकता हूं, क्योंकि आपने कहा अपनी डफली अपनी राग महागठबंधन में। ये शीर्षक एनडीए गठबंधन के लिए लागू होना चाहिए, क्योंकि वहां के जितने घटक दल है उसमें तो कोऑर्डिनेशन कमेटी तक नहीं बनी है। सभी के अपने, हम पार्टी के अपने 243 सीट पर दावे हैं, चिराग पासवान जी का 243 सीट पर दावा है। तो उनका इतिहास भी तो कोऑर्डिनेशन कमेटी का नहीं रहा है कि कौन कहां से लड़ेगा। अब कोई कोऑर्डिनेशन नहीं, इतिहास की बात नहीं। अब हम अपनी बात कर लें जी। हमारे यहाँ पूरी तरह हम चट्टानी एकता के साथ, हमारे घटक दल साथ में हैं। इसके विपरीत अगर देख लें तो एनडीए गठबंधन नारंगी एकता की तरह है, छिलका हटा देंगे, फांक के फांक अलग हो जाएगा, आप देखेंगे। और अब हमारे यहाँ जो आपने कहा कोऑर्डिनेशन कमेटी का नतीजा साइफर, मैं इसको भी आपका प्रतिकार करता हूं। ये शब्द का ये गलत शब्द है। कोऑर्डिनेशन कमेटी बड़े अच्छे माहौल में चीजें तय करती हैं। हमने भारत बंद तय किया है, हमने अपने कैसे कैसे मोर्चा होंगे, कैसे कोऑर्डिनेशन होगा, इस पर सारा तय किया है। प्रखंड स्तर तक, बूथ स्तर तक सारे घटक दल के कार्यकर्ता की एक कार्य योजना बनाई गई है। इसके साथ ही जो 20 वर्षों का नीतीश सरकार की फेलियर है उसको लेकर के हम जनता तक जाएंगे, तो हम पूरे कार्यक्रम में हैं। अब रह गई बात वीआईपी सीट के साथ सीट के दावे की। देखिए, हर एक पार्टी में, लोकतंत्र में घटक दल। सुनील जी, दो सवाल जनता से लेकर तमाम लोग ये जानना चाह रहे थे। जब से आपका जो इंडिया अलायंस के जो पार्टनर है वो तय हुए हैं, तब से चेहरा कौन होगा, कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा? आप तो मार्च से दावा कर रहे हैं ना कि 60 सीट और डिप्टी सीएम की उम्मीदवारी, उसके बाद 4 सीटें हो गई, दोनों पर कोई रिजल्ट आया है अब तक? अगर रिजल्ट नहीं आया है, दोनों सवालों पर आपका जो कोऑर्डिनेशन है वो क्या हुआ? फिर सिफर नहीं हुआ, शून्य नहीं हुआ? संतोष जी, मैं दोनों सवालों पर जवाब देता हूं जी। देखिए, कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष तेजस्वी यादव जी हैं, और आज के समय में अगर हम सीएम का चेहरा के लिए कोई दावेदारी दूसरा हो तो आप ये वाद विवाद कर सकते हैं। कोई दावेदारी नहीं है। अब रह गया डिक्लेयर होने की बात, तो सारी चीजों का समय होता है। किसी प्रकार की सीएम के चेहरा पे दावेदारी नहीं है, और डिप्टी सीएम सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी जी वीआईपी के पार्टी से होंगे। ये बातें बहुत बार सामने आई है, और महागठबंधन के घटक दल का कोई विशिष्ट नेतृत्व ने इस दावे पर प्रतिकार नहीं किया है। मैं समझ कोई गया, डिबेट नहीं है जी। दावेदारी नहीं है, मैं समझ गया। उम्मीदवारी किसकी है? सवाल दावेदारी का नहीं है, सवाल है उम्मीदवारी। कौन है उम्मीदवार? बिना चेहरे के चुनाव लड़ने जा रहे हैं, या ये तय कर लीजिए, या तेजस्वी यादव के चेहरे पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ये तय कर लीजिए, या फिर दिल्ली में बैठकर
राहुल गांधी सोनिया गांधी चेहरा तय करेंगे, ये तय कर लीजिए, ये तमाम बयान आए हुए हैं। मैं अपनी तरफ से कुछ कोड नहीं कर रहा हूं। सारे चीजें तय मीडिया में तो होंगी नहीं संतोष जी, सारे चीजें तय उचित समय में होगा। और बिहार को नया चेहरा, युवा जोड़ी, एक प्रोग्रेसिव सोच के साथ युवा जोड़ी सही मायने में मिशन विजन के साथ सही मायने में सुशासन करेगी और बिहार का विकास करेगी और बिहार की गिरती हुई छवि को ऊपर उठाएगी और बिहार एक अग्रणी राज्य देश में बनेगा। आपको ज्ञात होगा कि एनडीए और महागठबंधन में मात्र 12,500 मतों का अंतर था और हमारे नेता मुकेश सहनी जी उस वक्त एनडीए में थे। अब ये इधर है। आप रिजल्ट जानते हैं जनता क्या करती है। एक तरफ कोई एक वृद्ध थका हुआ नेतृत्व, दूसरे तरफ युवा जोड़ी जो नए जोश के साथ, नए सोच के साथ है। जनता ने मन बना लिया है और ये जो सीटों का दावा, लोकतंत्र में सीट पर अपनी हर एक पार्टियों की आकांक्षाएं और दावा होती हैं, लेकिन बंद कमरे में जो घटक दल जब बैठेंगे सारे एमिकबली सीटों की बात तय हो जाएगी। आपको भी मालूम हो जाएगा। देखिए, कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात को मीडिया में तो टिकट बटेगा नहीं। टिकट जहां बटना है वहां पूरी शांति है, मीडिया में पूरा टिकट नहीं बटेगा, पूरा मीडिया में टिकट नहीं बटेगा। लेकिन डिबेट में बैठकर आप कहते हैं कि हमारे बीच में सब कुछ नॉर्मल है, जो तेजस्वी भैया कह देंगे वो सबको स्वीकार होगा। तेजस्वी भैया कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष हैं, सर्वोपरि हैं। फिर जाकर मीडिया में ही आप कहते हैं कि नहीं भैया 60 सीटें तो चाहिए, कांग्रेस कह रही है 70 सीटें तो चाहिए, तो फिर ये मीडिया में क्यों कह रहे हैं आप? तो ये कमरे में बैठ के आपने सुलझाया क्यों नहीं? देखिए, सभी घटक दलों का लोकतंत्र में अपने दावे, अपने कारण, अपनी आकांक्षाएं होती है। ये बड़ी सामान्य सी बात है। लोकतंत्र में फिर सवाल भी पूछे जाते हैं ना। सवाल जब पूछ लेते हैं तब आप कहते हैं कि नहीं सवाल ना पूछो, हम जो कह के चले गए। सवाल आप जरूर करें जी, सवाल इसीलिए तो है। सवाल आप जरूर 60 सीटों पर आप दावेदारी कह रहे हैं। ये कोऑर्डिनेशन कमेटी की चौथी बैठक हो गई। संतोष जी, आप सवाल जरूर पूछे, लेकिन सवाल के पहले ही आप प्री जजमेंट कर देंगे कि इंडिया गठबंधन में सीटों का पेच, ये शीर्षक है। तो मैंने कहा शीर्षक पर मैंने अपनी आपत्ति पेश की। भी लगा हुआ है। आपके सवाल पूछना है लोकतंत्र में, अगर विमर्श भी लगा हुआ है, उसका भावार्थ होता है क्या? अगर उसका भावार्थ होता है क्या? अच्छी बात है। तो ये जो लाइन सवाल इंडिया गठबंधन में, अगर प्रेस सवाल न पूछेगा लोकतंत्र के, तो मैं कह रहा हूं कि सीटों, मैं जवाब सुन लीजिए, सीटों का कोई पेच नहीं है। उचित समय में सारे चीजें क्लियर हो जाएंगी। हर एक घटक दल के अपनी आकांक्षाएं, अपने दावे, अपने फॉर्मूले होते हैं। जब अक्रॉस द टेबल बात होगी तो हम लोग पूरे शांति, समन्वय और सामंजस्य तीनों से करेंगे। आपको पूछना है ये चीजें तो एनडीए में जाके पूछिए, उनसे भी पूछेंगे, उनसे भी पूछा है। हर और तब भी अगर मेडिकल टर्म में पेशे तब भी आरजेडी, कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ताओं को बुलाया है। अभी 3 दिन पहले उसी पर भी डिबेट की गई थी। ठीक है, दूसरे छोटे भाई की तरफ रुख करते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता इसने आशीष वर्धन जी, उसके बाद बड़े भाई आरजेडी की तरफ जाएंगे। आपकी तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि कोई विवाद नहीं है, कोई ऐसी स्थिति नहीं है महागठबंधन में कि सवाल जवाब किया जाए। फिर लगातार आप अपनी मांग को भी दोहरा देते हैं कि जो पिछली बार हम 70 सीटों पर चुनाव लड़े थे वो 70 सीटें तो हैं ही, उसके अलावा भी हम तैयारी कर रहे हैं। इसका क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, हम लोगों के ऊपर अगर चर्चा हो रही है तो ये बहुत सार्थक लोकतंत्र की एक पहल भी है और ये दिख भी रही है, परिलक्षित हो रही है कि हमारे अंदर वास्तव में आंतरिक लोकतंत्र है और हमारे जो गठबंधन है उसमें तमाम जीवित लोग हैं, जिंदा कौम है, जो अपनी दावेदारी, अपनी मजबूत पकड़ का एहसास करा रहे हैं। कम से कम ये काम एनडीए में नहीं हो पा रहा है। आप नोटिस कीजिएगा, एनडीए में सब लोग मुख्यमंत्री के दावेदार बन के बैठे हुए हैं। कम से कम ये चीज नहीं है कि एक कोऑर्डिनेशन भी नहीं है इस तरीके का और ना ही इस तरीके की सवाल कोई दावेदारी है जहां क्लियरिटी थोड़ी कम हो। लेकिन सवाल क्लियरिटी के लिए होते हैं। लेकिन बिल्कुल बिल्कुल संतोष जी, आपका सवाल वाजिब है और मौजूद सवाल होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? सबकी दावेदारी होती है। कौन सा दल ऐसा होता है कि वो कहे कि नहीं हमारा सबसे कम विधायक रहे उस गठबंधन में? तमाम लोग बोल रहे हैं और हम लोग जिंदा कौम है, हम लोग लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोग हैं। हमारी जमीनी उपस्थिति है
ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई दिल्ली से आया हुआ, गुजरात से आया हुआ नेता के भरोसे बैठे हुए हैं। हम लोग बिहार के नेताओं के भरोसे बैठे हुए हैं और बिहार में हम काम कर रहे हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी लगातार काम कर रहे हैं। हम लोग कोई हवाई काम नहीं करते हैं। इसलिए हमारी दावेदारी है और सबकी दावेदारी है, और टीवी डिबेट्स में हकीकत है कि इसके लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी हुई है। टीवी डिबेट्स में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अगर चर्चा कर रहे हैं तो ये पूछनी चाहिए थी कि उस दिन के बैठक में किन मुद्दों पे चर्चा हुई है। तो उस दिन की बैठक में कल जब हमने कांग्रेस के प्रवक्ता को बुलाया था तो गलती से आपका नाम नहीं आया था उसमें। कल मैं बता देता हूं आपकी जगह कौन आए थे और सवाल हमने उनसे पूछा था। कल सौरभ सिन्हा जी आए थे, उनसे पूछिएगा कि कल क्या सवाल पूछे थे। सबसे पहले प्रवक्ता थे जिनसे मैंने सवाल पूछा था कि कोऑर्डिनेशन कमेटी में क्या बातें हुई, कमेटी के क्या अंदर रिजल्ट जो निकला उसका। बैठक होती है, जो बातें होती हैं, उसे पब्लिक फोरम में हम लोग नहीं बोलते हैं, ये सबको मालूम है। हम लोग कुछ बातें जरूर बताएंगे आपको, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक एक हम रणनीति भाई किसके खिलाफ लड़ रहे हैं। पहले ये देखिए, जनमत का अपहरण करने वाला, चोरी करने वाला, डकैती करने वाले लोग जो धनबल के दम पर, प्रशासनिक दम पर चुनाव को हेर फेर करते हैं, रिजल्ट को, उनसे लड़ना है। और आके हम यहाँ स्ट्रैटेजी डिस्कशन करने लगे। आशीष हो जी, गया बंटा आप भाग। बहुत गंभीर प्रवक्ता हैं और मेरे साथ हो गया अक्सर बंटा डिबेट भाग। करते हैं। मैं जो आप इस टेलीविजन के जरिए 2/3 लोग इस शो को देखते हैं, इस शो की टीआरपी बता रहा हूं मैं आपको पहली बार, 2/3 लोग इस शो को देखते हैं। इस शो पर जो भी आप बात करते हैं वो सीधे आपकी जनता तक बात पहुंचती है। आपके शो की गरिमा है। आप ये कहना, और इसलिए आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम ये आप कह टीवी रहे हैं। डिबेट पर ऐसी कोई बात नहीं करेंगे, इसलिए- तो आप जनता तक कैसे बात इसलिए- पहुंचाएंगे? इसलिए हम ये बात कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन कमेटी में बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे अभी रणनीति बन रही है, और जो बातें पाइपलाइन में होती हैं उन्हें डिस्कस नहीं करना चाहिए पब्लिकली, ये सबको मालूम है। और मैंने कह ही दिया कि रणनीति कैसे लोगों के खिलाफ हमको लड़ना है, जो जनमत का अपहरण करते हैं, जो छद्म रूप में राजनीति करने वाले भी लोग अभी इसमें शामिल हैं, और तमाम ऐसे संगठन यहाँ पे काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी या उनके लगायत उनके पैसों पे काम करने वाले लोग यहाँ बिहार में काम कर रहे हैं। सबसे हम लोग को निपटना है। इसलिए बहुत मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन आगे बढ़ रही है। ठीक है। और सब कुछ क्लियर होगा, आप ही के चैनल पे हम लोग क्लियर करेंगे, ये भी मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं। ठीक है। अरुण यादव जी, वीआईपी 60 सीट मांग रही है, कांग्रेस की डिमांड है 70 से 100, मिनिमम उठा लेते हैं 70 भी अगर आपने उनकी डिमांड के हिसाब से उनको दी। लेफ्ट 45, जेएमएम 12 सीटों पर दावा ठोक रही है। आपके लिए तो 56 सीटें बची। देखिए संतोष जी, आपने जो डिबेट का हेडिंग रखा है, इंडिया गठबंधन में सबका अपनी डफली अपना राज, बिल्कुल गलत। एनडीए में अपना अपना राज, अपना अपना डफली अलग अलग है और वो बज भी रहा है, देख रहे हैं। लेकिन महागठबंधन में एक डफली एक राज, वो है बिहार की जनता का जो मौजूदा ज्वलंत सवाल है, बेरोजगारी का, महंगाई का, पलायन का, भुखमरी का, भ्रष्टाचार का, अपराध का। चारों तरफ बिहार में देख रहे हैं ना, अपराधी तांडव मचा रखा है। प्रत्येक दिन दर्जनों हत्याएं होती है, रेप की घटना, लूट, भ्रष्टाचार चरम पर, बगैर पैसा का एक काम नहीं होता। बेरोजगारी का हब बिहार बन गया। इन्हें 20 वर्षों के एनडीए सरकार ने बिहार को बेरोजगारी का हब बना दिया। इन मुद्दों से लड़ने के लिए चेहरा कौन होगा? पब्लिक भी तो ये जानना चाह रही है ना। आप जितने मुद्दे गिना रहे हैं, ठीक है, आपके एजेंडे में वो मुद्दे हैं, उनसे लड़ने के लिए आप चेहरा कैसे उतारेंगे? संतोष भाई, जनता को सब पता है, ये पब्लिक है, सब जानती है। आपको अगर नहीं पता है तो आप थोड़ा सा ज्ञान को बढ़ाइए, या हमारे सत्ता पक्ष को नहीं पता सर, है नसीहत के तो लिए भी ज्ञान बढ़ाए। शुक्रिया सर नसीहत के लिए, लेकिन चुनाव में इशारों में काम नहीं चलता है। वोटर के सामने इशारों में काम नहीं चलता है, खुलकर सामने आना पड़ता है सब। संतोष भाई, मतदाता को पता है, ये बिहार की जनता है, पब्लिक है, सब जानती है। उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाने वाले हमारे बिहारी हैं। चिंता ना करें, बिहार वासियों ने तय कर लिया है कि मेरा चेहरा कौन है। कांग्रेस ने, वीआईपी ने भी तय कर लिया है साथ में। अरे भैया, आपने नहीं देखा कोऑर्डिनेशन कमेटी के बैठक के उपरांत, अगर आपके चैनल के कोई वहां पत्रकार होंगे या अनेकों चैनल के जो था, सारे लोगों ने सवाल किया और तमाम नेताओं का एक ही जवाब आ रहा था, 243 हमारे लिए महत्वपूर्ण है।
और VIP उसी के टाइम नेताओं अल्लाह ने वरू से कहा- ये सवाल पूछा गया कि चेहरा अब कौन सुनिए होगा, ना। वो फिर पीठ दिखाकर चल अरे दिए। चेहरा, फिर वही चेहरा के बारे में बताना पड़ेगा। कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन कौन, नेता प्रतिपक्ष कौन, 2020 में बिहार का चेहरा कौन था, ठीक है। किनके नेतृत्व में बेहतर प्रदर्शन कांग्रेस स्वीकार नहीं कर रही है सर। क्या महागठबंधन ने? दलील एक मिनट अच्छी है, सुन लेकिन लीजिए कांग्रेस संतोष भाई। स्वीकार नहीं कर रही है। संतोष कांग्रेस भाई, की तरफ से अभी तक इस पर स्वीकृति नहीं आई अरे, है। कांग्रेस की चिंता ना करें आप। कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल का अटूट रिश्ता किसी से छिपा हुआ नहीं है, इसलिए उसकी चिंता ना करें। और जो भी हमारे घटक दल के साथी हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण है बिहार से कुशासन की सरकार को हटाना। बिहार की जनता जो त्रस्त है, त्रस्त जनता को मुक्ति दिलाना। ये जो नीतीश सरकार, अचेत सरकार है, चरम पर बेरोजगारी, भ्रष्टाचार है, अपराध है, इससे मुक्ति दिलाना हमारा मकसद है। ठीक है। हम लोग सत्ता की अब जेडीयू राजनीति नहीं प्रवक्ता अभिषेक जी, करते, हम लोग विचारों आप पर की आते हैं। राजनीति करते हैं, मुद्दों की राजनीति करते हैं संतोष भाई। हाँ, पूछ लीजिए उन लोगों से कि एनडीए में जो अपना अपना राग है, अपना अपना डपली है, चिराग जी 7 से, ठीक है, उनका भी राग सुन लेते हैं सर। अभी आपका राग सुना, उनका भी राग सुन लेते हैं। ये भी समय तो स्क्रीन दे पे दो चला उन्हें। दीजिए ना संतोष भाई, स्क्रीन पर चलाइए। चिराग पासवान जी का कितना दावा है, हम का कितना दावा है, उपेंद्र कुशवाहा का कितना दावा है, दोनों को जोड़ देंगे तो 100 पार हो जाएगा। और शेष जो सीटें हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू उतने सीटों पर वैसे मेरी लड़ेगी? आदत नहीं है कि मैं किसी भी प्रवक्ता के इस तरह के सवाल का जवाब दूं, लेकिन 9 तारीख की डिबेट को देखिएगा। 9 तारीख को हमने चिराग पासवान को लेकर डिबेट की थी और क्या सवाल पूछे थे। मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं, और आपकी पार्टी के प्रवक्ता आए थे उस दिन, चित्रंजन गगन जी, अगर आपकी उनसे बातचीत होती है तो पूछेगा। मैं संतोष भाई, लेकिन आज अगर चला देंगे ना एनडीए बनाम महागठबंधन, अन्य जैसे चला रहे हैं ना बॉक्स में, इनका ये दावा, इनका ये दावा। मेरे यहाँ तो आंतरिक लोकतंत्र है, कहने की आजादी है, यही तो खूबसूरती है। लेकिन वहां जो है जूतम पैजार की स्थिति है एनडीए के अंदर, सड़कों पर लड़ाई है। मांझी जी चिराग पर क्या तंज कस रहे हैं? अनुशासन होता है। चिराग जी क्या, अगर कोऑर्डिनेशन कमेटी का कोई अध्यक्ष बनाया गया है तो कौन, जितने भी गठबंधन दल के प्रवक्ता हैं, नेता हैं, वो उस कोऑर्डिनेशन कमेटी के नियम के आधार पर अपने बयान देते हैं। वो उसे अनुशासन कहते हैं, उसमें कोई लोकतंत्र का हनन नहीं हो जाता। खैर, जेडीयू प्रवक्ता की तरफ आता हूं। अभिषेक जी, जब वो चेहरा नहीं दिखाना चाह रहे अपने उम्मीदवार का, तो फिर जेडीयू क्यों उम्मीद लगाई हुई है? आप अपना चेहरा फिक्स कर चुके हैं, 20 साल से आपका एक चेहरा है और इस बार भी उसी चेहरे पर जा रहे हैं। जनता उसको जांची परखी हुई है, वो अपना, हो सकता है उनकी रणनीति का हिस्सा हो, वो बाद में उसको उजागर करें। आपने महत्वपूर्ण मुद्दे पर डिबेट कराई है। इंडिया अलायंस कह लीजिए, महागठबंधन कह लीजिए, इनके अंदर जो कोऑर्डिनेशन है उसको उजागर करने के लिए ये डिबेट बहुत सक्षम है, काफी है। आपने अच्छा किया, शुरुआत में आपने छोटे भाई को, मझले भाई को, बड़े भाई को, सबको मौका दिया। छोटे भाई का कहना है कि हमको डिप्टी सीएम बनना है, हमको कौन रोक देगा। बड़ा भाई इस मुगालते में जी रहा है कि हम तो सीएम बन के ही रहेंगे। और मझले भाई की स्ट्रेटजी है कि न खेलब न खेले देव, खेलवे बिगाड़ देव, जिस स्ट्रेटजी पर कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। और बहुत बखूबी आप लोगों ने दिखाया कि जितनी डिमांड सीटों की हो रही है विभिन्न घटक दलों के द्वारा, शायद राष्ट्रीय जनता दल के खाते में कुछ जीरा बच जाए तो ऊंट के मुंह में जीरा से क्या काम चलेगा इनका, ये भी सबको मालूम है। और देखिए ना, आप कोऑर्डिनेशन कमेटी पर चर्चा कर रहे हैं, इनके बीच का जो कोऑर्डिनेशन है तीनों प्रवक्ताओं ने बखूबी यहां उजागर कर दिया। वीआईपी पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं कि हम तो डिप्टी सीएम बन ही रहे हैं, इस पर दिक्कत कहां है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम तो इतनी सीटों पर चुनाव लड़के ही रहेंगे। और राजद के लोग क्या कह रहे हैं, बड़ा हास्यास्पद, कह रहे हैं कि आपको चेहरा समझ में नहीं आता है। कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेहरा कौन, नेता प्रतिपक्ष कौन, 2020 में चेहरा कौन, तो आपके मुंह में दही क्यों जम गया है? अगला लाइन क्यों नहीं कह देते हैं? या आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि यह कह पाए कि इस बार के 2025 के विधानसभा के चुनाव में कम से कम चेहरा ही तेजस्वी यादव जी हैं, मुख्यमंत्री तो बन नहीं सकते हैं। मैं आपको बताता हूं कि अंदर की बात क्या है, कुछ एक्सक्लूसिव बातें भी होनी चाहिए इस डिबेट में। हो यह रहा है कि सभी घटक दल जो हैं वो राष्ट्रीय जनता दल की तरफ देख रहे हैं कि भाई हमको कितनी सीटें दोगे, और राजद सबकी तरफ देख रही है कि पहले चेहरा मानो तब सीटों पर बात होगी। तो मसला यही है
कि न चित हो रही है न पट हो रही है, खेल चल रहा है इनके बीच कि सबकी डिमांड है कि हमको सीट बताओ और राजद की डिमांड है कि हमको चेहरा बताओ। इन सब लोगों ने स्ट्रेटेजी बनाकर कह दिया कि भाई हम तो चेहरा भी डिस्क्लोज नहीं करेंगे, तो राजद भी कह रही है कि आओ मन लगाओ, संतोष भाई इनको भी पूछ लीजिए ना आपके घर के अंदर क्या और क्या फिर चल रहा वापस है। चले जाओ। अरे फिर मैं इनके पाली में नहीं बोल रहा था, मैं बोलना शुरू करूंगा, कोई नहीं बोल पाएगा, आपसे बुलंद मेरी आवाज है। अरुण जी अपने समय पर अपने टर्न पर बोलिएगा, मैं आऊंगा इसके बाद, फिर आऊंगा आपके पास। बहुत अरुण जी संतोष जी मैंने आपसे सवाल किया है इस बात को इनको थोड़ा अपने घर के बारे में बता ले। प्राइम टाइम डिबेट आप कराते हैं, इंटरप्ट अरुण मत जी कराइए वरना मैं आप अपने समय पर बोलिएगा। डिबेट की गरिमा होती है, उसके हिसाब से सब व्यवहार करेंगे तो फिर डिबेट अच्छे से हो पाएगी। समय बहुत है हमारे पास, फिर आएंगे आपके पास। संतोष जी मैं इनकी हिम्मत को चुनौती देता हूं कि अगर राजद के साथियों में हिम्मत है तो सीधा कहें, जलेबी नहीं घुमाए, सीधा कहें कि तेजस्वी यादव जी महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरा होंगे। जिस तरह से हम कहते हैं, और इस बात पर बहुत बहस हुई कि हमारे सीएम फेस, हमारे नेतृत्वकर्ता, हमारे अगले मुख्यमंत्री जनता के आशीर्वाद से नीतीश कुमार जी होंगे। मैं इनकी हिम्मत को चुनौती देता हूं कि सभी दलों के सामने ये कहकर बताएं कि हम तेजस्वी जी सीएम के फेस होंगे। नहीं, इनके अंदर हिम्मत है। और ये जो घटक दल है जो टकटकी लगाकर अभी तो भगदड़ मचेगी, मैं आपको बता रहा हूं अंदर की बात। अभी इनकी तरफ से लोग भागेंगे कि हमको सीटें नहीं मिल पा रही, फिर हमारी पीठ में खंजर भोंका गया। अभी वीआईपी पार्टी के एकदम वीआईपी प्रवक्ता साहब को आपने बिठाया है, उनसे जरा कहिए कि उस दृश्य को भी याद करें जब होटल मौर्या में आपके ही संवाददाता थे और बहुत बेहतर कवरेज उन्होंने की थी। किस तरह से मुकेश सहनी जी उठते, तेजस्वी जी की तरफ देखते और कहते हैं कि अति पिछड़ा के बेटा के पीठ में खंजर भोंका है। वो दृश्य क्या था? तो भाई ये चीजें तो होती ही रहेंगी इनके अंदर। और दूसरा, हमसे सवाल पूछ रहे थे, अरे हमारा गठबंधन समन्वय का है, हमारे नेता, नीति, नीयत सब कुछ तय है। और ये एक बात कह रहे थे कि 243 सीटों पर दावा कर रहे चिराग पासवान जी। मांझी जी कह रहे हो, क्या गलत कह रहे हैं इसमें? हमारी हर पार्टी जो है वो 243 सीटों पर तैयारी कर रही है। सभी पार्टियों के नेता कार्यकर्ता जो हैं वो 243 सीटों पर लड़ रहे हैं। एनडीए लड़ेगा 243 सीटों पर। हाँ, किस सीट पर किस पार्टी का उम्मीदवार होगा ये मिल बैठकर तय कर लिया जाएगा। इसमें कोई दिक्कत और समस्या नहीं है। किसी पार्टी ने नेतृत्व पर सवाल नहीं उठाया है, किसी पार्टी ने एडमेंट होना नहीं दिखाया है कि हमको इतनी सीटें चाहिए ही। और हर गठबंधन में ये होना स्वाभाविक है कि हर पार्टी की इच्छा महत्वाकांक्षा होती है कि उनको अधिक सीटें मिले, उनके नेता को शीर्ष स्थान मिले। कुछ भी इसमें दिक्कत नहीं है। तो मैं बस एक आखिरी लाइन कहता हूं कि इनके इस रवैये से, इनके इस बेहतर कोऑर्डिनेशन का फायदा सीधा सीधा हमको ही होना है। ठीक, कुंतल जी, अगर उपेंद्र कुशवाहा की बात करें, वो सामाजिक न्याय आपको याद दिलाते हैं कि सामाजिक न्याय के तहत सीटों का बंटवारा होना चाहिए। चिराग पासवान थोड़ी थोड़ी बहकी बातें कर जाते हैं, 243 सीटों पर तैयारी है इस तरह की। थोड़ा थोड़ा जो कोऑर्डिनेशन है वो आपके इधर भी डगमगाए हुआ नजर आ रहा है और सीटों का बंटवारा आपका भी नहीं हुआ है। संतोष जी, वैसे तो ये डिबेट आपने महागठबंधन के लिए कराई है, पर मैं चाहता था कि आप ये सवाल हमसे पूछें। हमारी तरफ हर चीज स्पष्ट हो चुकी है। मैं आपको बड़े स्पष्ट शब्दों में बता देता हूं। जब कोई गठबंधन होता है राजनीतिक तौर पे, तो सबसे पहला सवाल होता है कि उस गठबंधन का नेतृत्व कौन करेगा। एनडीए में ये वर्षों पहले ये स्पष्ट हो चुका है कि राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी और बिहार में हमारे नेतृत्व नीतीश कुमार। पहला सवाल, बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन। उसके बाद उपेंद्र जी अगर ये बात कहते हैं कि भाई सामाजिक संरचना को देखते हुए होनी चाहिए सीटें, या चिराग पासवान अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए हमारे छोटे भाई ये बात कहते हैं कि 243 सीटों पर लड़ना है, अगला सवाल भी तो आप लोगों का उनसे होता है ना। उपेंद्र जी से हो या चिराग जी से हो या मांझी जी से हो, आप लोगों का अगला सवाल यही होता है कि क्या होगा, और जवाब क्या मिलता है। चिराग पासवान जी ने जिस मंच से ये अपनी घोषणा की कि हमारे कार्यकर्ता 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, मंच से उतरने के बाद 2 मिनट 3 मिनट गुजरा होगा, उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया। चूंकि सवाल तो आप ही ने किया ना, उन्होंने क्या कहा कि 243 सीटों पे एनडीए के उम्मीदवार की तरह हम चुनाव लड़ेंगे। भाई एनडीए एक परिवार है और इस परिवार में हर व्यक्ति हर सीट पे चुनाव लड़ेगा। हमारे यहां तो सवाल ही नहीं उठता है।
हमारे यहाँ अभिभावक हैं, अभिभावक बैठेंगे और बस ये एक फॉर्मेलिटी है कि साहब इस सीट पे ये सिंबल लड़ेगा। हमारे यहाँ सब चीज तय है, पूरी कोऑर्डिनेशन के साथ सरकार चल रही है। अगर तय है तो समय भी तो बहुत कम बचा हुआ है, तो फिर सीटों का बंटवारा की जो खबर है वो क्यों नहीं बाहर आ रही? सीटों का बंटवारा हो चुका है पहले तो। संतोष जी, अरे क्यों भाई, संतोष जी, सारी खबर बाहर आ चुकी है। मैं जो अगली बात आपको बता रहा हूं वो सुने। सरकार में हमारा पूरा परिवार आज मिल बैठ करके हमारे पॉलिटिकल वर्कर्स को जहां जिसकी जरूरत हो सकती है हमने वो काम कर दिया है। आयोग में सदस्य, जहां पे जिस राजनीतिक कार्यकर्ता के जहां का एक्सपर्टाइज है उसको वो सारी चीजें हो रही हैं। कहीं से कोई आवाज आपको राजनीतिक रेवड़ी कहते हैं इसको। हम अपना काम बड़ी शांति से कर रहे हैं। ये राजनीतिक रेवड़ी आ रहा हूं आपके पास, शांति से करें। मेरा आप सबों से निवेदन है। 18 मिनट उन्होंने सबको सुना है, तो मैं आपके पास आऊंगा, अपने समय पर बोलिए। इतनी पॉलिटिकल हम लोग आपस में एक दूसरे का शिष्टाचार का ध्यान रखें। आपको जो कहना है कहेंगे। दूसरी बात, 5 हमारे साथी हैं, कहीं पे आप एक किसी व्यक्ति का भी विरोधाभासी आप बयान बता दें। उपेंद्र कुशवाहा, मैं तो नाम लेके कहता हूं, उपेंद्र कुशवाहा जी के मुंह से कभी ये बात निकली हो कि नहीं साहब एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है या हमें यही चाहिए? मांझी जी के मुंह से कभी ये बात निकली हो? भाई चिराग के मुंह से कभी ये बात निकली हो? कभी हम लोगों के बीच में, मैं बार बार कह रहा हूं, हमारी एकता ही हमारी ताकत है। और महागठबंधन की बात अब मैं 1 मिनट में बात कह देता हूं, 1 मिनट में, जल्दी से। 3 घटक दल बैठे हुए हैं ना, 3 घटक दल बैठे हुए हैं। मैं चाहूंगा कि आप अगला सवाल, कांग्रेस के हमारे छोटे भाई को कुछ कहना है, उनसे आप पूछ लें कि राजद के हमारे मित्र जो बात कह रहे हैं क्या उन्हें एक्सेप्टेड है? तेजस्वी यादव क्या कांग्रेस को मुख्यमंत्री के चेहरे की तरह एक्सेप्टेड है? हमें तो नीतीश कुमार जी एक्सेप्टेड है। तो डिप्टी सीएम पर बोलने को तैयार नहीं। सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, बहुत छोटा सा उम्मीदवारी को लेकर भी सवाल ये तो लगातार पूछे ही जा रहे हैं ना। मुस्कुराकर टाल देते हैं स्नेहाशीष जी की जो मुस्कुराहट है। अच्छा एक बात बताइए, वो कमाल की है। जब सवालों को टालने गठबंधन होता है संतोष जी, गठबंधन, संतोष जी, गठबंधन का मतलब क्या होता है? गठबंधन का मतलब होता है कि कुछ चीजें बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है, जिसमें पहला होता है नेतृत्व, उसके बाद होता है नीति, उसके बाद होती है नियत। भैया जब पहला स्टेप ही खत्म है, पहले तल्ले तक जाने की सीढ़ी ही टूटी हुई है, तो दूसरा तीसरे पे कहां से चलेंगे? ठीक है अरुण जी जवाब देना चाह रहे हैं। अरुण जी जल्दी से जवाब दीजिएगा, उसके बाद गठबंधन है। अरुण जी जल्दी से जवाब दीजिएगा। संतोष जी, हम हंस रहे थे इसलिए कि हमारे अभी साथी बता रहे थे कि एनडीए के नेताओं में कहीं किसी प्रकार का विरोधाभास नहीं है, कहीं किसी नेताओं का विरोधाभास वाली बयान नहीं, दिन रात विरोधाभास वाली ही बयान आती है। कोट करिए पिछले दिनों मांझी जी क्या बोल दिए चिराग जी को लेकर, और उसके बाद चिराग जी के बहनोई जो एमपी हैं वो क्या मांझी जी को लेकर बोल दिए। उपेंद्र कुशवाहा तो लगातार बोल रहे हैं और ये कह रहे हैं नीति और नेतृत्व तो अचेत हो चुका है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। और लेकिन उन्होंने चैलेंज दिया था आपको, आपने वो एक्सेप्ट नहीं किया था कि जून महीने में किसने कितना इस भीषण गर्मी में किसने कितना जाकर जनसंपर्क किया, आप उसका उस चैलेंज को स्वीकार नहीं कर पाए। 30 सेकंड सुन लीजिए ना संतोष जी, मैं अपनी बातें कुछ नहीं कह रहा हूं, न तो हमारे नेता कहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का भाव भंगिमा जो है खुद प्रस्तुत कर रहा है वो किस स्थिति में, और नीति क्या है? बेरोजगारी का हब बिहार को बनाना, भ्रष्टाचार चरम पर, महंगाई चरम पर। क्या है नीति, क्या है नेतृत्व इनका? 20 साल में बिहार को क्या दिया? केंद्र में भी 11 साल से इनकी सरकार है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला, विशेष पैकेज मिला, पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला, बंद परी चीनी मिल चालू हुआ, कहाँ है बताए ना। ठीक है कुंतल जी जल्दी से जवाब दीजिएगा, उसके बाद स्नेहाशीष भी आ रहा हूं आपके पास। रिपोर्ट में बिहार साक्षरता दर में अंतिम पैदान पर
प्रत्येक व्यक्ति अरुण जी जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। दो विषय पे मैं जवाब चाहूंगा। हाँ, अंतिम पैदान अरुण जी को चुप कराएं, अरुण जी को चुप कराएं, उन्हें आवाज नहीं जा रही है। बेरोजगारी में, महंगाई में, अरुण जी, पलायन में, अरुण जी जवाब ले लेते हैं। अरुण जी और कुंतल जी सबसे पहले उसका जवाब दीजिएगा। जो जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के बीच में क्यों नहीं करते? कुछ खटपट चली थी, उसको लेकर उन्होंने सवाल क्यों नहीं पूछा। करते? अरे अरुण जी सुन ले, अरुण जी बात सुने। अरुण जी ऐसा है हमारा परिवार बड़ा है, अगर परिवार में कुछ खटपट होती है ना तो हमारे यहाँ कितने दलों का गठबंधन है? आपसे तो की बड़ा बात नहीं है, परिवार हमारे मेरा यहाँ अभिभावक बैठे नहीं, हुए हैं। नहीं, एक बार जो बात तय हो जाती है ना उस पे सबको मानना पड़ता है। दूसरी बात, अरे अरुण भाई बात सुनिए ना अरुण भाई, एक मिनट। अरुण जी पहले जवाब ले लें। अरुण जी पहले जवाब ले लें। पक्ष में है अरुण भाई, एक मिनट चुप रहिए ना। एक महत्वपूर्ण जवाब अभी आपको देना है। अरुण भाई एक मिनट, एक महत्वपूर्ण जवाब। बातें तो बहुत है लेकिन एक महत्वपूर्ण जवाब। पिछले 3 महीने में आपके नेता कितने दिन सड़कों पे रहे हैं? और जिस नेतृत्व को आप कह रहे हैं कि नेतृत्व थक गया है, वो नेतृत्व कितने दिन सड़कों पे रहा है? जवाब ले लीजिएगा संतोष जी। हमारा नेतृत्व, हमारे सीएम रोज सड़क पे हैं। तेजस्वी यादव ट्विटर पे एक्टिव रहने के अलावा बिहार की सड़कों पे कितने दिन? इनके सवालों का जवाब एक और लाइन में तब ले आपको लीजिएगा। समझ में आ जाएगा, ठीक है, तब आपको समझ में आ जाएगा कि कांग्रेस क्यों नहीं चेहरा मान रही है। संतोष जी, बिहार के लाल शहीद हो गए आतंकी हमलों में, लेकिन आंसू पोंछने के लिए कितने दिन नीतीश कुमार जी अरे भाई संतोष जी नेता गए? संतोष जी जवाब आप दीजिए ना। तेजस्वी कितने दिन सड़कों पे है? तेजस्वी ट्विटर पे जिस घटना का जिक्र करते हैं उस घटना स्थल पे कितने दिन गए हैं? तेजस्वी ट्विटर पे जिस घटना का जिक्र करते हैं उसमें से किस घटना स्थल पर कितने दिन गए हैं? तेजस्वी ऑपोजिशन की तरह की फेलियर है। ठीक है, समय कम है, बाकी नेताओं की तरफ जाना पड़ेगा। दोनों मेहमानों की आवाज कम है। आशीष जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप मुस्कुरा रहे थे, अपनी बात को जल्दी से उनका चेहरा। अरुण जी प्लीज। कांग्रेस को पता है कि जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन की तरफ फेलियर है वो सीएम चेहरे बिहार की जनता। अरुण जी मेरे पास अभी 2 और महत्वपूर्ण प्रवक्ता हैं। जेडीयू प्रवक्ता के पास भी मैं एक बार गया हूं, 10 मिनट से वो वेट कर रहे हैं और शुरुआत जिनसे मैंने की थी उनके पास भी नहीं जा पाया हूं अभी। बिहार की जनता के साथ खड़े हैं। कहाँ है नीतीश कुमार? इसमें आशीष जी जल्दी से जवाब दीजिएगा। जो सवाल दोहराइएगा, मैं सुन नहीं पाया। सवाल ये है कि तेजस्वी यादव अगर चेहरा है कोऑर्डिनेशन कमेटी का, और जैसा आरजेडी दावा कर रही है कि वही चेहरा होंगे क्योंकि 2020 में भी वो चेहरा रहे और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी 2020 के आधार पर ही तय किया जाएगा, ये भी आपकी कोऑर्डिनेशन कमेटी से कल बात बाहर निकल कर आई, तो फिर जलेबी की तरह बात को घुमाना क्यों? स्पष्ट स्वीकार क्यों नहीं कर लेती कांग्रेस? देखिए, ये एनडीए में बौखलाहट जितनी ज्यादा होगी उतना अच्छा आनंद आ रहा है हम लोगों को, और उतना ही आराम से हम लोग जवाब देंगे, उतने ही आराम से हम लोग घोषणा करेंगे बाकायदे संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। और इसलिए अभी बौखलाहट होने दीजिए और ऐसे ही कम से कम बताने दीजिए कि इन लोगों में विवाद नहीं है। जिस तरीके से बोल रहे थे कि विवाद नहीं है, तो मांझी जी को अपने संगठन का ये लोग नहीं मानते हैं, गठबंधन का, या चिराग जी को नहीं मानते हैं, या उपेंद्र जी को नहीं मानते हैं, तो ये तो कम से कम बीजेपी वाले ने ये बड़े भाई ने ये तो स्पष्ट कर दिया, कुंतल कृष्णन जी ने। और जदयू की स्थिति तो आप भी जान रहे हैं कि भाई बैसाखी पे खड़े हुए हैं। जितने दिन नीतीश कुमार जी को नेतृत्व में सौंपा जाएगा उतने दिन उनके प्रसाद पर्यंत वो बने हुए हैं सत्ता में। इसलिए सबकी स्थिति सबको मालूम है। हम लोग मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं, और जो कह रहे हैं कि सड़कों पे हमारे नेता और कार्यकर्ता नहीं दिखते हैं, उन्हें मैं बता देता हूं कि कम से कम 60 दिन का बस उठा के आप देख लीजिएगा, लगातार कांग्रेस पार्टी और आरजेडी और सीपीआई सीपीआईएमएल वो तो लास्ट 15 दिन का हिसाब किताब मांग रहे हैं सर। लास्ट 15 दिन में तेजस्वी यादव कितने दिन बाहर निकले, वो तो सिर्फ इतना पूछ रहे हैं। उन्होंने अपना कार्यक्रम भी बता दिया कि सीएम नीतीश कब कहां था, कौन कौन से कार्यक्रम में किस किससे जाकर मिले। में रहते रहते भारतीय जनता पार्टी के ही नेता कहते हैं कि इनके नेताओं के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि वो एक फोन कर सके अपने बिहार की त्रस्त जनता के लिए कि उनको हॉस्पिटल में जगह मिल जाए। भाजपा के ही नेता कह के गए हैं। इसमें आशीष जी, अगर आप क्रिकेट खेलते तो मैं ये दावे से कह सकता हूं कि आप लेग स्पिनर होते और गुगली बहुत अच्छी डालते, क्योंकि इस सवाल पर जिस तरह से आप गुगली फेंक कर निकल जाते हैं और फिर मुस्कुरा देते हैं, ये आपकी खासियत बनती जा रही है। खैर, जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक जी।
बड़ा सीधा सा सवाल यह है कि आरजेडी की ओर से कहा जा रहा है कि हम आपको तरसा रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है आपको तरसा रहे हैं, हम अपना चेहरा घोषित कब करेंगे, कैसे करेंगे, वो हम बैठकर तय कर लेंगे। एनडीए को इतनी जल्दबाजी क्यों है? कांग्रेस जी नहीं, हमें लगता है कि चांद में तो फिर भी दाग है। सुनील जी आ रहा हूं, मैंने देखा आप हाथ उठा रहे हैं, माफी के साथ थोड़ा सा लेट हो रहा, मैं आ रहा हूं आपके पास। जी मैं कह रहा था कि चांद में तो फिर भी दाग है, लेकिन राजनीतिक रूप से हमारे नेता नीतीश कुमार जी के चेहरे पर कोई दाग नहीं है। और हमें लगता है कि कांग्रेस पार्टी या महागठबंधन के लोगों को लगता होगा कि तेजस्वी जी का चेहरा भी उभरना ही शुरू हुआ था और इतना दागदार राजनीतिक रूप से हो चुका है, इतने एलिगेशंस, इसीलिए भाजपा के साथ है, आप लोग दागदार नहीं। आशीष जी अपने समय पर प्लीज, मालूम है कि कितने दाग हैं। बाकी सभी प्रवक्ताओं की आवाज कम, थोड़ा सिर्फ अभिषेक जी की आवाज कम, और जितना आप बोल रहे हैं उतना ही मैं वीआईपी प्रवक्ता के पास देरी से जा पाऊंगा। अरे भाई, बाकी सबकी आवाज कम, अभिषेक जी की आवाज को आप रखा जाए। साथ ही हमारे 56 घोटाला नरेंद्र मोदी जी ने पर हाथ रख दिया, तो हमने इनकी दुखती रग पर हाथ रख दिया है, शायद इसलिए कह रहे हैं। तो इनका जो चेहरा है वो दिखाने लायक नहीं है, ये मास्क लगाकर रखें। और सबको मालूम है कि अगर तेजस्वी जी का चेहरा ये सामने ला देते हैं तो फिर लड़ाई हमारे लिए और आसान हो जाएगी। तेजस्वी जी का जो चेहरा है वो किसका प्रतिबिंब है? वो लालू जी का प्रतिबिंब है, वो राष्ट्रीय जनता दल के उस कुशासन का प्रतिबिंब है, जंगल राज का प्रतिबिंब है। तो हमें लगता है कि तेजस्वी जी का चेहरा आगे करिए, और तेजस्वी जी के चेहरा आगे करने से आपको नुकसान और एनडीए के कुनबे को और बड़ा फायदा होगा। हम बड़े मार्जिन से जीत दर्ज करेंगे। मैं आज भी आपको साफ तौर पर बता रहा हूं संतोष जी, सबसे दिलचस्प बात वही है जी, ये नूरा कुश्ती सी बात की है कि तुम चेहरा स्वीकार करो, हम सीट बताएंगे। तुम सीट बताओ तब हम चेहरा स्वीकार करेंगे। इसी बीच ये गेंद इधर उधर आ रही है। ठीक है सुनील जी, क्या यही लड़ाई चल रही है कि जब तक आप चेहरा स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हम सीट नहीं बताएंगे, और जब हम सीट बताएंगे तब आपको चेहरा स्वीकार करना पड़ेगा? लड़ाई यही है असल? देखिए, ये बोलने से पहले हमारे छोटे भाई कुंतल और अभिषेक जी का मैं बात का कुछ प्रतिकार करना चाहूंगा। कुंतल जी ने कहा कि बड़े अच्छे से इन्होंने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को आयोग में सेट किया है। देखिए, आयोग में कार्यकर्ताओं को नहीं, आयोग में कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हुई है। आयोग, जैसे तेजस्वी जी कहते हैं कि एक टायर्ड सीएम और रिटायर्ड अफसर चला रहे सरकार, वो परिलक्षित हुआ है। मैं इसका एक उदाहरण देता हूं, विषय तो वो नहीं है। महिला आयोग की एक सदस्य हैं जो डीके टैक्स के नाम से मशहूर रिटायर्ड अफसर हैं, उनकी वो पत्नी है। शिक्षाविद कोटे से आई हैं, कहाँ की शिक्षाविद है नहीं ये जनता को बताएं, वो कहाँ प्रोफेसर है, कहाँ लेक्चर है, कितने किताब लिखे, कितने रिसर्च पेपर लिखे, वो बताएं। अगर कार्यकर्ताओं की बात करते हैं कुंतल जी, तो कौन सी पार्टी से हैं? हम पार्टी से हैं, चिराग पासवान की पार्टी से हैं, जदयू से है, भाजपा से है, ये बताएं और कब से हैं? उन्होंने अपने पते में नाम में अपने पति का नहीं दिया, अपने पते में नाम पति का नहीं दिया। देखिए, शादीशुदा महिला अपना पता में पति का नाम देती हैं, पति का नाम क्यों नहीं दिया? अगर पति का नाम जानबूझकर नहीं दिया तो क्या ये फ्रॉडिज्म नहीं है? पत्राचार का पता जहां वो रहती हैं पति के साथ, वो नहीं दिया और दिया कोई और पत्राचार का पता, क्या ये फ्रॉडिज्म नहीं है? तो इस तरह के देखिए कार्यकर्ताओं को सेट करने की बात ये विषय नहीं है, मैंने इसको मेंशन किया। दूसरी बात कुंतल जी का कहना था कि नेतृत्व का चेहरा, नेतृत्व मैं पहले भी रुकिए, मुझे बोलने दीजिए, कंप्लीट कर दीजिए कुंतल जी। दूसरा, उन्होंने कहा कि भाई हमारे सीएम फेस तय हैं। अगर इनके सीएम फेस इतने ही तय हैं तो अगर हरियाणा के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के बारे में कुछ बोलते हैं तो हमारे यहाँ के सीएम कोप भवन में चले आते हैं, और कुंतल जी के पार्टी के सभी बड़े नेता उनका मान मनोबल करते हैं। कहीं न कहीं सीएम फेस में भी असुरक्षा की भावना है, तय नहीं है सर। उसके बाद इनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, सुधारना नहीं कही ना, इतनी बार बोलने की जरूरत क्यों पड़ती है? इतनी बार बोलने की जरूरत क्यों पड़ती है कि आप बार-बार सवाल करते हैं, बार-बार जवाब देते हैं, उसके तौर पर जरूरत उसमें क्या खामी है? शक और शुभा को देता है। ठीक है कुंतल जी, जल्दी से जवाब दीजिएगा। तो इतना नहीं, इतने के बाद दूसरी बात, मैं कंप्लीट कर दूं प्लीज।
एक मिनट है आपके पास। संतोष जी प्लीज कंप्लीट करने दें। अब मेरी बात सुन ले, कुछ तथ्यों की बात कर ले। संतोष जी, संतोष जी, अब तथ्यों की बात कर ले। कंप्लीट करने दें। आप कंप्लीट किए हुए दूसरा व्यक्ति नहीं बोल सकता है। जी मेरा भी एक समय होता है, मैं शांति से सुनता हूँ, मैं शांति से आपकी तारीफ कर रहा हूँ सर। शांति से सुने, हमें भी शांति से सुने। और मैंने माफी भी मांगी थी देरी से आने पर आपसे। मैं शांति से वो सुनता हूँ, शांति से सुने। मैंने एक सेंटेंस बोलना चाहता हूँ। और जी अभिषेक जी ने कहा, मेरे छोटे भाई हैं, उन्होंने कहा कि हमारा बेदाग सीएम का चेहरा है और तेजस्वी जी का दागदार है। देखिए, इस तरह की बातें करते हैं, अगर बेदाग हैं तो आए दिन पूरे हिंदुस्तान में बिहारियों की छवि धूमिल कैसे होती है? उनकी हरकतें जो मीडिया में आती है, कभी से किसी अधिकारी के सर पर पॉट रख देते हैं, कभी से किसी बच्ची के गर्दन में वो लगा देते हैं। राष्ट्रगान के समय उनकी हरकतें बच्चे वाली हैं और आप कहते हैं कि उनके बेदाग हैं। और तेजस्वी यादव के बारे में कहते हैं कब फील्ड में रहे। अरे नहीं ज्ञान हो, ठीक है सर। तो ऐसी मेरे पास समय की कमी है। एक बार मैं एक मिनट के लिए सभी प्रवक्ताओं के पास जाऊंगा। कुंतल जी जल्दी से अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा, उसके बाद अभिषेक जी आ रहा हूं, अरुण जी उसके बाद आऊंगा आपके पास। आपको बोल के जाएंगे, आप पता करिए, आप दौरा पता करिए कितना वो घूमते हैं, पता तो मेरी बात सुने। अब मेरा रिक्वेस्ट है, मेरी ठीक है, निवेदन है, मेरी बात सुने, चूंकि कुछ तथ्य पे बात होनी है। जी संतोष जी, जिस महिला आयोग की बात कर रहे हैं मेरे बड़े भाई डॉक्टर साहब बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, पर संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जात। उस महिला आयोग में शिक्षाविद के कोटे पे जिनकी नियुक्ति हुई है, वो बिहार सरकार में बबोस, जो बिहार सरकार का शिक्षा का एक बड़ा केंद्र है, उसकी एक्स डायरेक्टर रही हुई है। पहली बात। दूसरी बात, वहां पे जिन लोगों की नियुक्ति हुई है समाज से, कब डायरेक्टर थी, कितने किताब लिखे, कहाँ लेक्चर थी, कहाँ प्रोफेसर थी, कब डायरेक्टर थी? सर, ये सारी जानकारी आप मंच पर भी दे सकते हैं। आप मुझसे मिले, मैं आपको बता दूंगा। और अगर आपको डाउट है तो उसके खिलाफ आप एक्शन भी ले सकते हैं, जाकर एफआईआर भी करा सकते हैं, कानूनी प्रक्रिया का पालन भी कर सकते हैं। सुनील जी, समय मेरे पास बहुत कीमती है, बहुत कम समय बचा हुआ है, मेरे पास प्रवक्ता ज्यादा है, कोई प्रवक्ता छूट जाएगा प्लीज। चैनल पे बता रहा हूँ कुंतल जी, वो शिक्षाविद हैं, शिक्षाविद के कोटे से उनकी नियुक्ति हुई है। बिहार ओपन स्कूल की वो डायरेक्टर रही हुई है बबोस की। आप पता करें इस बात को। जैसे कि अगर सर आपको कोई अभी भी आपत्ति है, हालांकि ये टॉपिक नहीं था सुनील जी, लेकिन अगर आपको अभी भी टॉपिक है, कोई आपत्ति है, तो कानूनी प्रक्रिया के तहत आप कार्रवाई करवा सकते हैं। अभिषेक जी अपनी बात को जल्दी से रखिएगा, आप कुछ कहना चाह रहे थे। आपने कार्यकर्ताओं की अपेक्षा की है, आपके यहाँ कार्यकर्ता आपत्ति किस बात की? आप कांग्रेस से पूछे, आरजेडी के युवराज के नाम पे वो तैयार है। ठीक है अभिषेक जी जल्दी से अपनी बात को रखिएगा। आप कांग्रेस से पूछे, आशीष जी आ रहा हूं आपके पास, युवराज के नाम पे वो तैयार है। अभिषेक जी, वीआईपी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं हमारे बड़े भाई सुनील जी, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी के चेहरे पर ये दाग है और बिहारियों की जो छवि है, हमें लगता है कि डॉक्टर साहब का भी जो चेहरा इतना चमक रहा है वो नीतीश कुमार जी की रोशनी से ही चमक रहा है, और अंधकार के रास्ते चले गए हैं। हमारी तो शुभकामनाएं उनके साथ हमेशा रहती ही हैं, लेकिन मसला यही है कि नीतीश जी पर आज तक भ्रष्टाचार का कोई मामला नहीं बना। इतने वर्षों तक राजनीति को लोग काजल की कालकोठरी से तुलना करते हैं और कहते हैं कि जो व्यक्ति इस रास्ते जाता है कहीं ना कहीं दिशा भ्रमित हो जाता है, लेकिन नीतीश जी ने किस तरह से कर्पूरी, लोहिया, जेपी और महात्मा गांधी की विचारधारा को, बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाया, सबके सामने है। तो खैर हमें हमारे चेहरे पर गुरूर है, घमंड है, इसलिए है क्योंकि बिहार के लोग इस चेहरे को पसंद करते हैं, और विपक्ष के साथियों के लिए वही बात है, चेहरे को लेकर दो लाइनें हैं कि वो चेहरे के पीछे का चेहरा तुम्हारा तुम्हें भी पता है, हमें भी पता है। ठीक है, वो चेहरे के पीछे का चेहरा तुम्हारा तुम्हें भी पता है, हमें भी पता है, और तेरी सियासत के जन्नत का असली नजारा तुम्हें भी पता है और हमें भी पता है। ठीक है, इसने आशीष जी जल्दी से अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा, 30 सेकंड आपके पास। देखिए, शिक्षाविद की स्थिति तो सबको मालूम है, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में क्या हो गया पूरे देश में, ये बताने वाली बात नहीं है। और रही बात यहाँ पे कौन कहां से कैसे नियुक्तियां पा रहे हैं, इन पे चर्चा करना अपने आप में हास्यास्पद है। कुलपति कहां से आ रहे हैं, अभी आर्यभट्ट विश्वविद्यालय का बहुत बड़ा मामला निकला कि किस तरीके से ठेके पे बहाली हो रही है और उसमें किस तरीके से मामले हो रहे हैं,
उस पर तो मौन साध लेंगे। शिक्षा पे तो किस स्थिति में है सबको मालूम है, बिहार में किस तरीके से राजनीति कराया जा रहा है, किस किया जा रहा है, वो सब अपने जगह है। लेकिन कम से कम मुद्दों पे बात होनी चाहिए, और मुद्दों पे यही बात है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जब कहते हैं कि सबको सेट कर दिया गया है संगठन में, आयोग में और परिषद में वगैरह, निगम में, तो ये तो कम से कम कंफर्म है कि कैसे खुला खेल फर्रुखाबादी ये चलता है वो सबको मालूम है। अरुण जी अपनी बात को जल्दी से रखिएगा, मुझे भी बहुत खुशी होती है। अरुण जी देखिए संतोष जी, अभी अभिषेक झा जी बोल रहे थे हमारे नेताओं का चेहरा दागदार नहीं, और हमारे नेताओं के ऊपर ये तंज कस रहे थे। तो नरेंद्र मोदी जी ने कितने घोटाले का आरोप लगाया था बिहार की जनसभाओं में? 56 घोटाला। कौन सा नहीं आरोप लगाया? सृजन घोटाला से लेकर मेगा घोटाला, बांध घोटाला से लेकर, अरे सुन लीजिए ना, हम तो नहीं बोले, अपना चेहरा दिखा दिए। मेरे पास समय की कमी है कुंतल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आपके पास में नहीं आ पाया, माफी के साथ इस डिबेट को मुझे यही रोकना पड़ेगा। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बहस बिहार की में फिलहाल इतना ही, आगे देखिए खबर तो समझिए।